नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। गुजरात सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और 3.70 लाख करोड़ का बजट गुजरात की जनता के लिए पेश किया गया है। वैसे ज्यादातर योजनाएं, ज्यादातर विकास के जो कार्य हैं, उसे सिटी में अंजाम देने की कोशिश की गई है। पिछले कई सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात के लोगों को हर संभव सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। इस बार जो बजट आया है उसे कहा जा रहा है कि हर तबके के लोगों को छूने की कोशिश की गई है। लेकिन गुजरात की जनता को इस बजट से क्या मिला, उस पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनको आपसे मिलवा देती हूँ और फिर गुजरात के बजट को हम क्यों छलावा कह रहे हैं लोगों के लिए, ये उनसे जानेंगे कि आखिरकार गुजरात के बजट में लोगों को क्या मिला। मेरे साथ बातचीत के लिए भावनगर के पूर्व मेयर अरुण मेहता सर मौजूद है। सर, चर्चा में आपका स्वागत है। और सोशल वर्कर के रूप में विपुल खुमान जी हमारे साथ भावनगर से जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेहता साहब, बताइए कि गुजरात का ये जो बजट है, आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि आप पूर्व मेयर भी रह चुके हैं और बजट किस तरह से बनाया जाना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बारीकी से पता है। गुजरात के वित्त मंत्री कनु देसाई ने जो बजट दिया है गुजरात की जनता को, उसे आप कैसे देखते हैं? गुजरात की जनता को इससे क्या फायदा होगा? एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से ये बजट से फलित हो रहा है कि खुद फाइनेंस मिनिस्टर जो फिगर्स दे रहे थे और जो रियल में बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सबको प्रिंट करके दिए, उसमें फिगर्स में बहुत डिफरेंट निकला। अलग अलग फिगर्स है, लेकिन वो बात टेक्निकल थी हो जाती है। रियलिटी में आम जनता को सीधा फायदा पहुंचाने वाली बात ये बजट में कुछ नहीं है। बड़ी बड़े फिगर्स दिखा दिए हैं, लेकिन सही मानों में आम जनता जो बड़ी महंगाई से परेशान है, पीड़ित है, उसको राहत देने के लिए कुछ भी इसमें प्रावधान नहीं है। गुजरात में नंबर 1 अपने आप को बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन ये बजट में ये जो पैदावार करने वाला श्रमजीवी है, मजदूर है, उसके लिए ये बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है। इवन मजदूर जो डिमांड कर रहे थे लघुतम वेतन, मिनिमम वेज जो मांग रहे थे, महंगाई के हिसाब से मिलना चाहिए, उसका कोई भी प्रावधान ये बजट में नहीं दिखता है। तो गुजरात में जो पैदा करता है, किसान को सीधा क्या दिया वो तो बताइए। आप लोन की बात करते हैं, अरे भैया, गुजरात का किसान तो पहले से ही लोन ले चुका है, दिवालिया बन चुका है, उसके लिए लोन माफी का कोई प्रावधान नहीं है। मजदूर के लिए कुछ नहीं है। लाखों असंगठित वर्कर है जिसकी सोशल सिक्योरिटी के कार्ड गुजरात सरकार ने बनाए थे, कर्मयोगी कार्ड, लेकिन उस कार्ड में कुछ भी फायदा वाली योजना ये बजट में दी नहीं गई। अरे, आपको सरप्राइज लगेगा, गुजरात तो कुपोषण के मामले में बहुत ही गलत इंडेक्स में है। उसमें हार्ड काम करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर को गुजरात हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको परमानेंट एम्प्लॉय गिनना चाहिए और तीसरे और चौथे वर्ग में उसको जो मिलता है वो मिनिमम वेतन देना चाहिए। वो गुजरात हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है। लेकिन ये बजट में उन आशा और आंगनवाड़ी वर्कर के लिए कोई प्रावधान ही नहीं किया गया वो हाईकोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी सिंपली लिख दिया 1241 करोड़ रुपया मानद वेतन के लिए दिया गया है। लेकिन हमने स्टडी किया बजट का, तो लास्ट ईयर जो मानद वेतन के लिए जो रकम रखी गई थी उसमें कोई थोड़ा सा बढ़ोतरी है, बाकी कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो पूरी तरह से आंगनवाड़ी आशा वर्कर जो 1,40,000 है, उसके लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी आपको आगे बढ़ने की बात कहे तो पूरा गुजरात मंदी के माहौल से पास हो रहा है। डायमंड इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है गुजरात में,
वो डायमंड इंडस्ट्री का हालत आज ये है कि उसमें से 70% छोटी छोटी फैक्ट्रियां आज बंद हालत में है, मंदी का माहौल है। जी। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड भावनगर में है, लेकिन भावनगर के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। 50,000 से ज्यादा वर्कमैन काम कर रहे थे। आज शिप ब्रेकिंग यार्ड का हालत ऐसा है कि आज हार्डली 10% काम कर रहा है। उसमें काम करने वाले 50,000 में से 40,000 वर्कर घर बैठे हैं। वो मंदी के माहौल में परेशान है। रोलिंग मिल जो स्क्रैप से बनती है, रोलिंग मिल जबरदस्त संख्या में भावनगर में है, बड़ौदा में है, अंकलेश्वर में है। आज ये हालत है कि स्टील का मार्केट डाउन होने के कारण पूरा का पूरा मंदी का माहौल है। और वहां भी जो एम्प्लॉयमेंट मिलता था, वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ सरकार ने सोचा नहीं है बजट में। प्लास्टिक इंडस्ट्री जो परेशान है, बड़ी मंदी से पसार हो रही है। हजारों मजदूर बेरोजगार है, छोटे इंडस्ट्री वाले परेशान हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी ये बजट में प्रावधान किया गया नहीं है। अरे भैया, सौराष्ट्र का सबसे बड़ा कास्टिंग इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया से कास्टिंग का काम राजकोट में और आसपास के इलाकों में होता है। उसके बारे में भी ये बजट में कोई भी राहत का समाचार नहीं है, वो मंदी से जूझ रही है। तो मतलब कि पूरी जो इंडस्ट्री है गुजरात की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो आज बड़ी मंदी से पसार हो रही है और एम्प्लॉयमेंट का मामला खत्म हो चुका है। अभी आप बताइए, गुजरात में कम से कम एम्प्लॉयमेंट के लिए कम से कम 16 एग्जाम हुई, गवर्नमेंट ने की। वो 16 एग्जाम में से हर बार गफला हुआ, कौभांड हुआ और हर बार वो एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। आपको सरप्राइज लगेगा, गुजरात सरकार के बजट में उल्लेख तक उसका बात भी नहीं किया गया। आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब एस्टेब्लिशमेंट है गुजरात सरकार का, उसका लास्ट 10 साल में 40% जो जगह है वो रद्द कर दी गई है। और गुजरात में शिक्षकों की, मतलब टीचर की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो है जगह, वो जगह आज 40% खाली पड़ी है। उसकी भर्ती के बारे में, उसमें एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में ये बजट में कुछ नहीं है। अरे 22 लाख फिक्स पगारदार, मतलब फिक्स पगार का प्रथा तो गुजरात में ही है। करार आधारित नौकरी करने वाले लोग भी गुजरात में ही है। और अभी तो गुजरात सरकार ने आउटसोर्सिंग वाला मामला एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में डाला है। तो उसके बारे में भी कुछ नहीं है, उसके बारे में कुछ भी मतलब इंक्रीज भी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जमीन पे सरकार की सभी योजना को आगे ले जाने वाली आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर, जो गुजरात सरकार की हर योजना को गांव-गांव पहुंचाती है, उसके बारे में बजट में कुछ भी उल्लेख नहीं है। वो तो आशा रख के बैठी थी कि ये बजट में आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा वर्कर और फैसिलिटेटर को कम से कम, ये गुजरात तो बहुत नंबर 1 स्टेट है ऐसा कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण, मतलब एक्सप्लॉइटेशन खुद गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। और आज तो आशा थी कि ये लाखों बहनों आशा रख के बैठी थी कि उनका मिनिमम वेज हो जाएगा और उसका एक्सप्लॉइटेशन कम होगा, लेकिन उसके बारे में भी कुछ किया गया नहीं। किसान इंतजार कर रहा था कि सपोर्टिंग प्राइस, एमएसपी का मामला है, वो केंद्र सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन गुजरात में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी में सबसे ज्यादा कौभांड होते हैं तो गुजरात में है। और उसके बारे में भी बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं है। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कपास, मतलब कॉटन खरीदोगे नहीं, क्योंकि कॉटन में हालत आज खराब है। कॉटन का जब भी आता है, पक के आता है बाजार में, उसका भाव डाउन हो जाता है।
मूंगफली का दाम कम हो जाता है और उसकी खरीद के लिए गुजरात सरकार को कुछ प्रावधान करना चाहिए। बजट में एक भी पैसा का प्रावधान मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदने के लिए नहीं है। और रही बात भावनगर की, भावनगर की क्या हालत है। भावनगर की हालत में इससे पहले के एपिसोड में चर्चा कर चुका हूँ। भावनगर के लिए मैं बोला कि भावनगर की इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया। भावनगर यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी यूनिवर्सिटी, उसमें स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए कोई आर्थिक प्रावधान नहीं किया गया है। और कॉरपोरेशन का हालत तो इतना खराब है कि आप सरप्राइज लगोगे कि कॉरपोरेशन सिटी होते हुए भी एक और ब्रिज है पूरे गांव में, उसके लिए भी बजट में कोई प्रावधान दिया नहीं गया है। तो हालत ये बना चुका है कि ये बजट से आम जनता खुश नहीं है, महिलाएं खुश नहीं है और डेवलपमेंट की बातें सिर्फ लिखी गई है लेकिन डेवलपमेंट तो है नहीं। आम जनता तो बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही है, आर्थिक मंदी का सामना कर रही है, नौजवान बेरोजगार बने हुए हैं। और अभी तो आप सुनते हैं पूरे देश में इलीगल माइग्रेंट का यूएसए वाला मामला तो अभी चर्चा में है, पूरे देश की चर्चा में। सबसे ज्यादा कौन जाता है गुजरात में से, क्यों जाता है? इलीगल माइग्रेशन के लिए यूएसए जाने वालों की संख्या गुजरात की सबसे ज्यादा है। और सिर्फ ये इलीगल माइग्रेंट नहीं, कानूनी जाने वाले लोग भी गुजरात में से ज्यादा है। तो गुजरात सरकार जवाब तो दे कि अगर गुजरात में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है इंटेलेक्चुअल के लिए, लड़के जो पढ़े लिखे हैं उसके लिए अगर एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी होता, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, तो वो लोग यूएसए क्यों जाना चाहते हैं? सबसे ज्यादा गुजरात में से जाते हैं। इसका मतलब गुजरात को कोई शर्म नहीं है, गुजरात की सरकार को ये शर्म नहीं है कि गुजरात में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे जीरो तक आने लगा है, कोई एम्प्लॉयमेंट हो नहीं रहा है। और उसी के कारण अभी आप बता रहे हैं 26 साल से आप रूल कर रहे हैं गुजरात को, डेवलपमेंट के नाम पे आपने क्या दिया वो तो बताइए। बड़े बड़े फंक्शन किए जाते हैं, करोड़ ऑफ रुपीस का एडवर्टाइजमेंट होता है, लेकिन रियल सेंस में गुजरात का आम आदमी जो जी रहा है उसकी हालत आज बहुत खराब है। एजुकेशन के मामले में मैं बताना चाहूंगा कि गुजरात का नंबर बहुत ही नीचे है, ड्रॉप आउट रेशियो में गुजरात सबसे नीचे है। और ये ड्रॉप आउट रेशियो क्यों है कि पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर दिया है, शिक्षा तो खत्म कर दिया है और आम आदमी मतलब मिडिल क्लास का आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ा सके ऐसी हालत नहीं है। महंगी शिक्षा और प्राइवेटाइजेशन के कारण खुल के जनता लुटाई जा रही है और सरकार की मेहरबानी से ये लुटाई जा रही है। ये हकीकत ये बजट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। बजट में क्यों प्रावधान नहीं है एजुकेशन के लिए? वो बातें आज दिख रही है, इसलिए आम जनता ये बजट से खुश नहीं है और सिर्फ खुश नहीं, नाराज है बहुत बड़ी तादाद में। मैं कहूंगा कि ये बजट से 90% गुजरात की जनता नाराज है, रोषित है और जो आशाएं रखी थी गुजरात सरकार के पास गुजरात की आम जनता ने उसको ये फुलफिल करने वाला ये बजट नहीं है। आंकड़ों की बातें लग के अभी एक बात छोटी सी करके मैं बात खत्म करूंगा कि बहुत से फिगर्स दे दिया है, ये स्कीम के लिए ये पैसा, ये स्कीम के लिए ये पैसा। आप जरा गुजरात सरकार को मैं पूछना चाहूंगा कि ये पैसा कहाँ से आएगा वो तो बताइए। सबसे ज्यादा जीएसटी वसूल करने वाला गुजरात है, सबसे ज्यादा जीएसटी ज्यादा से ज्यादा वसूल किया जाता है, लेकिन अब हालत ये है कि वो जीएसटी में भी कमी हुई है। लास्ट ईयर के बजट के आंकड़े आप देखिए तो इनकम कहाँ से आएगी? आप हमको सपने दिखा रहे हो और सपने कैसे फुलफिल होंगे ये बजट में कोई प्रावधान
दिखता नहीं है। और मैंने तो पूरा बजट देखा है, हर डिपार्टमेंट का बजट देखा है, और जी। वही डिपार्टमेंट के लोगों ने जो प्रपोजल किया था उसमें भी उनको काप करना पड़ा है। ये हालत है आज ये बजट ठीक की, गुजरात ठीक है सरकार मेहता की। साहब। जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास, विपुल भाई के ठीक है। पास चलते हैं। विपुल भाई बताइए, खासकर भावनगर की क्या अपेक्षाएँ थी और भावनगर की जो अपेक्षाएँ हैं वो कितनी फुलफिल हुई है? जो भावनगर की बजट की बात हुई है, तो हमें तो 2 बात रखेंगे। पहली बात ये है कि भावनगर को जो हमारे बजट में एयरपोर्ट ऑपरेशन की बात की है, ठीक है? हुँ, लेकिन भावनगर में पब्लिक जो है, जो आम जनता है, हुँ, एक दूसरे सिटी में रहने लगी है। भावनगर रोजगार नहीं मिलता, इस हिसाब से भावनगर छोड़ के अन्य शहर में जाने लगी है। तो एयरपोर्ट की क्या सुविधा देने से क्या फायदा होगा? हमको तो हुँ, पहले भावनगर को अगर चाहिए तो पहले रोजगार चाहिए। मेरे वडील मुरब्बी ने बात बताई कि हुँ, भावनगर में जो डायमंड इंडस्ट्री है, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, कहीं छोटा-छोटा स्मॉल बिजनेस वाला है, उसके हुँ, लिए बजट में कोई जोगवाई नहीं। ठीक जी, है। दुख की बात यह है कि स्मॉल बिजनेस के लिए अगर हुँ, बजट में कोई जोगवाई नहीं है, तो भावनगर कैसे रोजगार दे पाएगा? तो जी, हमें आशा है कि बजट में कि भावनगर के लिए कुछ न कुछ सरकार देखेगी, क्योंकि सौराष्ट्र का बड़ा सिटी हब माना जाता है। यहाँ हुँ, दरियाई पट्टी जो विस्तार है, ये भी बड़ा है। यहाँ भी आशा थी कि दरियाई पट्टी के लिए कुछ सरकार सोचेगी, उसके लिए भी कुछ देखेगी, लेकिन बजट में केवल निराशा ही मिला है। कोई हुँ, आशा का किरण बजट में जो आया है, इसमें हुँ, देखने में मिलता नहीं है। और बात रही किसान की, किसान जो भावनगर जिला है और शहर, ये खेती-बाड़ी जो है, पर निर्भर है, ठीक हुँ, है। लेकिन फलद्रुपता का जो भाव आज के डेट पर मिलना चाहिए, वो प्रॉपर मिलता नहीं है। हमें तो ये जो सरकार है, हमको तो ये कहना चाहते हैं कि इस तरफ का अगर भावनगर के साथ अन्याय होगा, तो भावनगर महानगर से बड़ा एक रूरल बन जाएगा। क्योंकि भावनगर के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये केंद्र के बजट में तो हुआ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के बजट में भी अन्याय हुआ है। तो मैं जी, तो कहना चाहता हूँ कि भावनगर का अगर सही विकास करना है, तो भावनगर के लिए थोड़ा कुछ न कुछ बजट में अगर दिया होता, तो भावनगर का प्रॉपर विकास होता। लेकिन विकास की नाम पर मत मांग रहे हैं, लेकिन विकास के बारे में सहयोग नहीं मिल रहा है सत्ताधारी पक्ष का। ये बहुत दुःख की हुँ। बात है। तो चलिए भावनगर के हिस्से बजट में कुछ नहीं आया है। वैसे बजट की कोई अच्छी बातें हों तो वो भी बताइए मेहता साहब कि इस बजट में क्या चीज़ें क्या प्रावधान आपको अच्छे लगे हैं कि ये गुजरात की जनता को काम आ सकते हैं? मुझे तो कुछ दिखता नहीं है, अच्छा मैं क्या बताऊँ? अ, हुँ, कुछ अ, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए कुछ बातें की गई है, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन की बातें कही गई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी अ, कॉन्क्रीट नहीं है, क्योंकि उससे इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हुँ, क्योंकि आज जो माहौल बना हुआ है मंदी का, उसका हुँ, नुकसान तो होगा ही। और मुझे तो दुःख हो रहा है, गुजरात में भावनगर के लिए कुछ रोड की बातें की गई है। अ हुँ, अ, रोड एक्सप्रेस हाईवे पूरा करेंगे ऐसा बताया गया है, वो कुछ लिखा गया है, कुछ एयरपोर्ट फैसिलिटी के लिए हमको एक लॉलीपॉप दी गई है ये हुँ, बजट में। जी, बताया गया है कि भावनगर की एयरपोर्ट की सुविधा के लिए कुछ प्रावधान दिखाया गया है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि ये लॉलीपॉप है, क्योंकि भावनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने की बात 20 साल पहले कही गई थी। हुँ, लेकिन भावनगर के एयरपोर्ट के बारे में तो हालत ये है कि पूरा दिन का एक ही फ्लाइट चलता है अभी। तो जी, समझ में नहीं आ रहा है कि ये लॉलीपॉप है या सही है, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हम तो हुँ, अपेक्षा कर रहे थे कि पोर्ट के लिए, मैंने इसके पहले एपिसोड में भी भावनगर की समस्या के बारे में कहा था कि भैया भावनगर का पोर्ट इतना अच्छा पोर्ट है, नेचुरली अच्छा पोर्ट है, तो उसके लिए ये बजट में कुछ प्रावधान होगा, उसको हुँ, डेवलप करने के लिए, ड्रेजिंग के लिए। हुँ, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भावनगर का राजकीय नेतृत्व ही कुछ
सरकार के पास लेने में सक्षम नहीं रहा है। इतना सीधा साधा नेचुरली जो मिल सकता है वो भी हमको नहीं मिल रहा है। मैंने ये भी बताया था, पल्सर योजना अगर हो जाती तो भावनगर और सौराष्ट्र पूरा इंडस्ट्रियली बहुत ही आगे निकल जाता। लेकिन पल्सर योजना के बारे में भी कुछ प्रावधान स्पेसिफिक किया गया नहीं है। वो जो पुराने जमाने से हेड बनाया है कल्चर योजना का, वही हेड को चालू रखा है। तो मतलब कि विकास के बारे में जो बातें, बड़ी बड़ी बातें सरकार अलग अलग वाइब्रेंट में कर रही है, उसमें से कुछ भी हमको तो दिखता नहीं है। आम जनता को उसका फायदा होने वाला नहीं है। और आने वाले दिनों में मेरा एक खास वार्निंग भी है आपके माध्यम से कि आने वाले दिनों में आर्थिक मंदी बढ़ने वाली है। जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका से सौदा करके आए हैं, उसमें जो ऑयल की प्राइस बढ़ने वाली है, वो ऑयल की प्राइस अगर बढ़ी और एक्सपोर्ट ड्यूटी में अगर बढ़ोतरी हुई, ट्रम्प ने बोल दिया है, हमने हाँ बोल दिया है, तो हमारी एक्सपोर्ट पे अभी टैक्स लगने वाला है यूएसए में जो एक्सपोर्ट होती है, तो उसका नुकसान इंडस्ट्री को होने वाला है। और इसलिए आर्थिक मंदी बहुत बड़ी तादाद में बढ़ने वाली है। और मैं खास करके डायमंड इंडस्ट्री के बारे में जरूर बोलूंगा, क्योंकि पूरा सौराष्ट्र, भावनगर, सूरत, जिसके आधार पर पूरा का पूरा गुजरात का इकोनॉमी चल रहा है, वो डायमंड इंडस्ट्री भी और क्राइसिस में आने वाली है। क्योंकि ट्रम्प ने बता दिया है कि हम टैक्स बढ़ाने वाले हैं। और टैक्स बढ़ाने वाले मतलब कि आपका डायमंड का जो मार्केट है यूएसए में, उस पर टैक्स बढ़ने वाला है। तो उसका मतलब और क्राइसिस बढ़ेगी। और ये क्राइसिस अगर बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट की हालत बहुत ही खराब होने वाली है। भावनगर की हालत तो मुझे पता नहीं। मैंने तो बताया था कि सब मिलके अगर सरकार के सामने आवाज नहीं उठाएंगे तो भावनगर तो कागज पे कॉर्पोरेशन रहेगा, अदरवाइज वो तो एक पंचायत जैसा गांव बन जाएगा। ये हालत आज भावनगर की है। चलिए ठीक है, विपुल भाई ये बताइए क्या होना चाहिए था सरकार को, भावनगर को क्या क्या देना चाहिए था? छोटा सा जवाब। आपने भावनगर की बात जो की है, तो भावनगर में जो डायमंड इंडस्ट्री है उसके लिए अलग से उसको उसमें कुछ बजट के जोगवाई में अगर मंदी के माहौल से बाहर निकलना है तो आर्थिक योगदान, आर्थिक पैकेज जो दिया होता, तो हमारे सौराष्ट्र में डायमंड की जो बाजार है इसमें तेलिया थोड़ी चमक आने की हमको आशा ही थी। लेकिन ये सरकार ने कभी मध्यम वर्ग के लिए, जो स्मॉल बिजनेसकार है, उसके लिए कभी नहीं सोचा। ठीक है, ऐसे ही प्लास्टिक इंडस्ट्री है, ऐसे ही कई है, मेरा छोटा मोटा स्मॉल बिजनेस यहाँ चल रहा है, लेकिन इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। और जो एजुकेशन की बात करें तो ये भी है कि हमें जो एक यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी में यहाँ बहुत अच्छे जो रमत गमत के जो प्लेयर्स है भावनगर में है, लेकिन इसमें क्रिकेट जैसी गेम यहाँ में खेला जाती है, लेकिन आज तक इंटरनेशनल ग्राउंड भी नहीं है। ठीक है, तो रमत गमत क्षेत्र में भी भावनगर का योगदान तो दिखा जाए तो बढ़ा रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ उसको जो सहकार देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन इसके हिसाब से कुछ मिला नहीं। बिल्कुल, तो ये सारी प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट भावनगर के लिए तो कुछ नहीं है, है केवल। तो ये बजट निराश, हताश और आम जनता का विकास के लिए बजट नहीं है, उसकी मनमानी का बजट है। तो यही बोलेंगे कि उसने कभी मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं, योगदान ही नहीं दिया, कुछ बताया नहीं मध्यम वर्ग के लिए ये बजट में जोगा है, तो एक गलत चीज है। हाँ, हम बजट की तारीफ करना चाहते हैं कि उसने जो लोन है उसमें 0.25 के हिसाब से जो कुछ इंटरेस्ट डाउन करने की बात की जो स्टैंप ड्यूटी में, इसके लिए वो थोड़ा उसके लिए देखेंगे कि भाई ना बजट में उसने किया कि 0.25। ठीक है, जो अच्छे काम करते हैं स्वागत करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी की बात है। लेकिन
भावनगर के लिए, एक भावनगर जो ऐसा शहर है, सौराष्ट्र का बड़ा सिटी है, तो इस हिसाब से उसको जो बजट में मिलना चाहिए वो नहीं मिला, ये बहुत दुख की बात है। जी बिल्कुल, सरकार को हर एक शहर को ध्यान में रखकर बातों को आगे बढ़ाना चाहिए था ताकि सर्वांगीण विकास हो। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।